बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम है इससे रिलेटेड हमारा फर्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर हम जो है वो अपना स्टार्ट लेंगे बेसिक डेफिनेशन ऑफ एल्गोरिदम से कि व्हाट इज़ एन एल्गोरिदम और एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कितनी किस्म की टेक्निक्स होती हैं। और इसके बाद हम एक टर्मिनोलॉजी जिसको हम एल्गोरिथमिक्स कहते हैं उसके लिए उसकी हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। तो हम अपने लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है कि व्हाट इज एन एल्गोरिथम। एन एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर परफॉर्मिंग अ टास्क और सॉल्विंग द प्रॉब्लम इन a finite amount of time. In computer program, the steps of algorithm are specified in specific computer language, and each step is written on a new line and stated as briefly as possible. So algorithm जो है वो basically हमारे पास किसी भी task को अगर हमने solve करना है तो हम step by step उसको solve करने के लिए या sequentially हम उसके steps जो हैं वो define करते हैं कि किस तरह से हमने उस algorithm को solve करना है। और इसमें एक main जो चीज़ है वो ये है कि the problem should be solved in a finite amount of time. ये नहीं कि हमारा एल्गोरिदम जो है वो हमें इनफाइनाइट लूप के अंदर जो है वो बिजी कर दे, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो सोल्यूशन जो है ऑफ द प्रॉब्लम जो है वो हम फाइंड आउट ही ना कर सकें। तो जब हमारे पास कोई एल्गोरिदम हम उसको स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं, फिर उसको हम किसी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं। और वो लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है। उसके अंदर कन्वर्ट करने के बाद हमने क्या किया, कोई भी सी प्लस प्लस जावा या कोई भी लैंग्वेज हम यूज करते हुए उसको प्रॉब्लम को हम लिखते हैं। और वो जो हम लैंग्वेज जिसके अंदर हम उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं जिस वक्त, तो हमारे ज़हन के अंदर या हमारी जो लिखने का स्टाइल है वो इस तरह का होना चाहिए कि हमारी हर लाइन जो है वो बहुत क्लियर होनी चाहिए, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ब्रीफ होनी चाहिए, ताकि ना सिर्फ आप उसको जब रीड करें या कोई और रीड करे तो उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके, बल्कि आप जब उसको कंप्यूटर पे भी रन करें तो वो इजीली उन स्टेप्स को जो है वो फॉलो करते हुए उसको रन कर सके। तो हमारे पास एल्गोरिथम के बाद हमारे पास जो एक और बेसिक डेफिनेशन आती है वो हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर की आती है, जिसकी अगेन बड़ी इंपॉर्टेंस है एल्गोरिथम के अंदर। और डेटा स्ट्रक्चर क्या है, अगर हम इस लफ्ज़ को दो टुकड़ों में करें तो इट इज़ अ स्ट्रक्चर, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर हम अपने डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं या हम उसको सिस्टमैटिक वे के अंदर उसको हम ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। जिस तरह एग्जांपल के अंदर आपके पास अरेज आ जाती हैं, आपके पास ट्रीज वगैरह आ जाते हैं, आपके पास ग्राफ्स आ जाते हैं जिसको आपने नोट्स की शक्ल के अंदर जो है वो स्टोर किया हुआ होता है। और आपने उसको इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखा होता है कि जब आप उसको एक्सेस करने लगे तो आप इजीली उस लोकेशंस को जो है वो एक्सेस कर सकें। सो डाटा स्ट्रक्चर के बाद हम अपनी जो मेन पॉइंट के ऊपर आते हैं, जिसके अंदर हम ये पॉइंट डिस्कस करें कि व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ द एल्गोरिथम। आप कोई भी एल्गोरिथम जब आप लिख रहे होते हैं तो उसको किस तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं या उस एल्गोरिथम को हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर हम एग्जैक्ट इसकी बाय डेफिनेशन के ऊपर आए तो एल्गोरिथम हम तीन तरह से अपने एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक आप नेचुरल लैंग्वेज की शक्ल के अंदर, एक सूडो कोड की शक्ल के अंदर, और एक आप अपनी फ्लो चार्ट की शक्ल के अंदर जो है वो एल्गोरिथम्स को लिख सकते हैं। अब नेचुरल लैंग्वेज से क्या मुराद है कि नेचुरल लैंग्वेज जो है, अगर मैं कहती हूँ आपसे कि आपने दो नंबर्स की एडिशन जो है उसको परफॉर्म करना है, तो आपके स्टेप्स जो है वो किस तरह से लिखे जाएंगे नेचुरल लैंग्वेज के अंदर, कि आप सिंपल से इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर उसको लिख रहे हैं कि रीड द फर्स्ट नंबर, एज्यूम, आपने ये एज्यूम किया कि से मैंने जो नंबर रीड किया है वो एक वेरिएबल ए के अंदर मैंने उसको रीड किया है। ना फिर आप रीड करते हैं सेकंड नंबर और एज्यूम कि वो सेकंड नंबर आपने वेरिएबल बी के अंदर जो है वो रीड किया है। फिर आपने उन दोनों नंबर्स को जो है वो ऐड किया, यानी कि जो नंबर ए और बी के अंदर मौजूद थे उनको ऐड किया, और फिर जो उनसे रिजल्ट आया उसको मैंने स्टोर किया है इन द वेरिएबल सी के अंदर। और फिर फाइनली मैंने सी के ऊपर जो रिजल्ट पड़ा हुआ था उसको मैंने डिस्प्ले करा दिया। तो ये जो मैंने चार स्टेप्स लिखे हैं ये मैंने सिंपली इंग्लिश की वर्ड्स के अंदर लिखे हैं, ताकि एक पढ़ने वाले के लिए भी इजीली उसको पढ़ के वो एक्सप्लेन हो सकता है उसको कि मैं किस तरह से दो नंबरों की एडिशन जो है उसको फॉलो कर रही हूँ। सेकेंड तरीका जो एल्गोरिदम को लिखने का है वो आपके पास सूडो कोड आ जाते हैं। सूडो कोड क्या होता है कि इट इज बेसिकली द कम्बिनेशन ऑफ द नेचुरल लैंग्वेज एंड द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट्स। यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट से क्या मुराद है कि अगर आप इस सूडो कोड के अंदर आप देखें तो मैंने यहाँ पर जो है वो सी जो है आपके पास सी इज इक्वल टू ए प्लस बी जो है वो भी लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली आपके पास नेचुरल लैंग्वेज की शक्ल में नहीं लिखा हुआ बल्कि एक असाइनमेंट की शक्ल में लिखा हुआ है। और ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी बेसिकली किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंस्ट्रक्ट यानी कि सी प्लस प्लस के अंदर भी जब आप कोई असाइनमेंट स्टेटमेंट लिखते हैं तो एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट के अंदर आप उसको लिख रहे होते हैं।
अच्छा, ये जो आप इसके ऊपर डबल स्लैश लिखा हुआ है, डबल स्लैश दिस एल्गोरिदम परफॉर्म द एडिशन ऑफ द टू नंबर, तो ये जो डबल स्लैश है ये बेसिकली हमारे कमेंट्स हैं, जो कि हम कमेंट्स जब लिखते हैं अपने किसी सूडो कोड के अंदर, तो उसके लिए हम ये डबल स्लैश का सिंबल जो है वो यूज करते हैं। तो हम क्या करने लगे कि दिस एल्गोरिदम परफॉर्म द एडिशन ऑफ द टू इंटीजर्स, इनपुट द टू इंटीजर्स a एंड b एंड आउटपुट ऑफ द टू इंटीजर्स। तो आपने सिंपली क्या किया, c इज इक्वल टू a प्लस b, और राइट का वर्ड हमने जो है वो जर्नल वर्ड यूज किया है सूडो कोड के, जो कि ये आपका पैराफ्रेज बता रहा है, या ये फ्रेज आपका बता रहा है कि ये चीज आप जो है वो सी के ऊपर राइट करके या डिस्प्ले करके सी के ऊपर जो है उसको शो करा रहे हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड मेथड जो किसी भी एल्गोरिदम को लिखने का या उसको शो करने का होता है, वो हमारे पास फ्लो चार्ट की शक्ल के अंदर होता है। अब फ्लो चार्ट बेसिकली क्या होते हैं कि इसके अंदर हमारे पास कुछ सिंबल्स यूज किए जाते हैं और हम पिक्टोरियल शक्ल के अंदर अपना जो है वो प्रॉब्लम्स को शो कर रहे होते हैं, और प्रॉब्लम को जो हम शो कर रहे होते हैं फर्दर अगेन वही कि आपने एक सीक्वेंस या एक फ्लो के अंदर जो है उसको शो कर रहे होते हैं कि किस सीक्वेंस और किस फ्लो के अंदर वो सारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगा। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो ये जो स्टार्ट में ओवल शेप हमने यूज की है, ये आपके पास बेसिकली क्या है, ये ओवल शेप पर आपके पास स्टार्ट के ऊपर जो यूज की है, और ये ही ओवल शेप हमने एंड के लिए यूज की है। तो बेसिकली ये हमारे पास जो ओवल शेप यूज की जाती है स्टार्ट और एंड की, ये हमें बता रही होती है कि हमारा फ्लो चार्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर जाके ये एंड हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास ये जो इनपुट के लिए ये अगर आप देखें तो ये एक सिंबल यूज हुआ है जिसके अंदर ये हमारी टिल्टेड लाइंस जो है वो साइड के ऊपर है। तो ये जो सिंबल है ये हमारे पास इनपुट और आउटपुट की सिंबल के तौर पे यूज किया जाता है। जिस तरह आपने इनपुट ली है दो नंबरों की, नंबर 1 और नंबर 2 की, और अगर हम प्रिंट सम को देखें तो ये हमने सेम सिंबल यूज किया, और ये आउटपुट के लिए हमने यूज किया जिसके ऊपर हम बताना ये चाह रहे हैं कि ये जो सम होके या रिजल्ट होके आएगी चीज वो हमारी प्रिंट होके इस जो है वो स्क्रीन के ऊपर आएगी। और सेंटर में हमने ये जो स्क्वायर ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स यूज किया, ये प्रोसेस बॉक्स कहलाया जाता है। तो इसके अंदर प्रोसेस क्या हुआ है कि हमने इनपुट लिए नंबर 1 और नंबर 2 की, और उन दोनों को ऐड किया है और उसको सम को असाइन किया है, और फाइनली हमने वो सम जो था वो प्रिंट करा दिया। यहाँ पर आके हमारा एल्गोरिदम जो है वो स्टॉप हो जाता है, इसलिए एंड का सिंबल हमने यहाँ पर यूज किया है। इन शॉर्ट कि हमारे पास एल्गोरिदम को डिफाइन करने के तीन तरीके हैं, या तो आप नेचुरल लैंग्वेज को यूज करते हैं, या फिर आप उसके लिए सूडो कोड यूज करते हैं, या फिर आप उसके लिए फ्लो चार्ट को यूज करते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी आती है जिसको हम एल्गोरिदमिक्स कहते हैं। एल्गोरिदमिक्स क्या है? इट इज अ साइंस दैट लेट्स द डिजाइनर स्टडी एंड evaluate the effect of the algorithms based on the various factors so that the best algorithm is selected to meet a particular task in the given circumstances। यानी एल्गोरिदम्स के लिए आप कह सकते हैं कि ये वो डिजाइनर्स होते हैं जो कि हमारे पास इस चीज को स्टडी करते हैं कि आपके पास मल्टीपल एल्गोरिदम्स अवेलेबल हैं, और उनमें से बेस्ट एल्गोरिदम अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर सिचुएशन कौन सा होगा जिसको हम इस सिचुएशन के अंदर इम्प्लीमेंट करें। जिस तरह अगर आप सॉर्टिंग के एल्गोरिदम की बात करते हैं तो हमारे पास मल्टीपल सॉर्टिंग्स के एल्गोरिदम है, जिसमें हमारे पास जो है वो काउंटिंग सॉर्ट आ जाती है, हमारे पास बबल सॉर्ट आ जाती है, हमारे पास जो है सिलेक्शन सॉर्ट आ जाती है, हमारे पास इंसर्शन सॉर्ट आ जाती है, रेडिक्स सॉर्ट आ जाती है। तो ये जो मल्टीपल सॉर्टिंग के एल्गोरिदम्स हैं, क्विक सॉर्ट आ जाती है हमारे पास। तो इस केस के अंदर हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर 1000 क्या 10,000 प्लस एम्प्लॉयज मौजूद हैं, और उनके डाटा को हमने सॉर्ट आउट करना है। तो अगर तो हम उसके ऊपर सिंपल बबल सॉर्ट या फिर इंसर्शन सॉर्ट अप्लाई कर देंगे, तो अगर हम जब इस कोर्स को फर्दर आगे लेके चलेंगे तो इसके अंदर हम ये देखेंगे कि जो सॉर्टिंग है वो उसका टाइम फैक्टर का जो एनालिसिस है वो बेसिकली एन स्क्वायर की फॉर्म के अंदर आ रहा होता है, जबकि अगर हम क्विक सॉर्ट की बात करते हैं तो वो लॉग इन की फॉर्म के अंदर आ रहा होता है। तो ऐसी तमाम चीजें जो कि लॉग इन की फॉर्म के अंदर आ रही होती हैं वो बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड ले रही होती हैं अपने डाटा को प्रोसेस करने के लिए। एन बेसिकली क्या होता है? हमारा डाटा सेट। तो लॉग जब आप किसी बड़े नंबर का लेते हैं तो वो हमेशा स्मॉल वैल्यू हमें जो होती है वो रिप्लाई बैक करती है। तो इस केस के अंदर हम ये कह सकते हैं कि हम ये बेसिकली चेक कर रहे होते हैं कि कौन सा एल्गोरिदम हमारी अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर सिचुएशन जो है वो बेस्ट रहेगा, ताकि हम उसको उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर उस सर्कमस्टेंसेस के अंदर हम उसको इस्तेमाल कर सकें। सेकेंडली, एल्गोरिदम्स को हम क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो द साइंस दैट टेल्स हाउ टू डिजाइन अ न्यू एल्गोरिदम फॉर द पर्टिकुलर जॉब। और आपके पास ये भी है कि आपने अगर कोई नई जॉब जो है वो या कोई नया एल्गोरिदम डिजाइन करना है,
तो वो भी हम इसके अंदर कह सकते हैं कि ये भी एल्गोरिथमिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम अपने नए एल्गोरिदम को जो है वो डिजाइन करते हैं और इसको हम जो है वो डिजाइन करके अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अप्लाई करते हैं या उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए हम यूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ द एल्गोरिदम। तो जब भी किसी एल्गोरिदम को हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर ये सारे फैक्टर्स जो होने बहुत जरूरी है कि एक तो हमारे पास सप्लाई ऑफ द इनपुट क्वांटिटी, आप उसको कोई इनपुट देंगे और जो इनपुट हमारी जीरो भी हो सकती है और हमारे पास कोई मल्टीपल इनपुट्स भी हो सकती हैं जो हम उसको दे रहे हैं। और प्रोडक्शन उसके रिजल्ट के अंदर हमारे पास क्या है कि हमारे पास आउटपुट आनी चाहिए और मस्ट है कि कम से कम एक आउटपुट तो हमें शो होनी चाहिए ना, अदरवाइज हम किस तरह कह सकते हैं कि हमारा एल्गोरिदम रन होके हमें क्या आउटपुट दे रहा है। तो हमारी आउटपुट जो होगी वन और मोर देन वन हो सकती है। हर इंस्ट्रक्शन जो है वो हमारे पास क्लियर होनी चाहिए, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सेकेंडली और लास्टली हमारे पास क्या है कि मस्ट टर्मिनेट आफ्टर आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, यानी कि जो भी आपका एल्गोरिदम है उसको किसी फाइनाइट अमाउंट के अंदर जो है वो फिनिश हो जाना चाहिए। अगर वो फिनिश नहीं है, इनफाइनाइट लूप के अंदर फंस गया है, तो फिर वो एल्गोरिदम जो है बेस्ट एल्गोरिदम नहीं है, क्योंकि वो तो फिर आपको हैंग कर गया आपका कंप्यूटर। तो फिर इस केस के अंदर हमारे पास क्या है कि ये तमाम चारों पॉइंट्स को जहन में रखना चाहिए कि जब हम किसी भी एल्गोरिदम को कहते हैं कि हम उस एल्गोरिदम से सेटिस्फाई हैं, तो उसकी इनपुट, उसकी आउटपुट, उसकी इंस्ट्रक्शन की क्लैरिटी और उसकी टर्मिनेशन, ये तमाम चीजें जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर रखती हैं। थैंक यू सो मच। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो फर्दर एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम की फर्दर चीज़ों को जो है वो हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ तक आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको इस लेक्चर के अंदर कोई कंफ्यूजन है या कोई बात समझ नहीं आई तो ज़रूर कमेंट के अंदर मुझे बताइएगा और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।